मल्टीवर्सल टाइम ट्रैवल हमारे भारत में भी हो चुका है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिससे यह प्रूफ होता है कि मल्टीवर्स वाकई में रियल है। मल्टीवर्स का रियल लाइफ सबूत हाल ही में प्रूफ हो चुका है इटली के एक छोटे से लैब में। हाँ, मैं उसी मल्टीवर्स की बात कर रहा हूँ जिसे आज के मार्वल मूवीज में जोरों शोरों से प्रमोट किया जा रहा है। तो इटली के साइंटिस्ट ने सबूत के साथ प्रूफ करके दिखाया है कि इस ब्रह्मांड में कैसे और किस तरह एक दो नहीं बल्कि अनगिनत यूनिवर्सेस यानी मल्टीवर्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसे आज मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। बट इससे भी शॉकिंग बात पता है क्या है? मल्टीवर्सल टाइम ट्रैवल हमारे भारत में भी हो चुका है और ये घटना है साल 1965 में नैनीताल में रहने वाले 33 साल के वशु हनोट नाम के एक इंसान की, जो एक दिन अचानक अपने चाचा के घर जाने का मन बनाता है। उसके चाचा एक क्षत्रिय नाम के गांव में रहते थे जो नैनीताल से करीब 90 किलोमीटर दूर था। वासु ने अपनी जर्नी 13 अक्टूबर 1965 के दिन शुरू की थी और क्योंकि पहाड़ों का सफर अक्सर थका देने वाला होता है, इसीलिए वो भी रास्ते में रुकते रुकते जा रहा था। यूं ही चलते चलते अचानक से वासु को अपने सामने की सड़क पर घना कोहरा दिखाई दिया, जिसे वो पार कर गया। क्योंकि पहाड़ों में अक्सर इस तरह का कोहरा दिखता रहता है, इसलिए वासु ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे जब ये कोहरा खत्म हुआ तब चाचा का गाँव उसके सामने ही था। मगर इस बीच जो बात वासु को सबसे अजीब लगी वो थी उस झील का ना होना जो हमेशा गांव के रास्ते में ही होती थी। ये झील बहुत ही बड़ी थी और रास्ते में उसका ना दिखना वासु को हैरान कर रहा था, क्योंकि वो हर साल अपने चाचा के घर जाता था और पिछले ही साल जब वो चाचा के घर जा रहा था तब उसे वो झील रास्ते में दिखाई दी थी। मगर इस बार वो झील ऐसे गायब थी जैसे वो कभी हो ही ना। वासु को अपने सवाल का जवाब जानना था, इसीलिए वो दौड़ते हुए अपने चाचा के घर गया और जब उसने चाचा के घर का दरवाजा खटखटाया तब दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति उसका चाचा नहीं बल्कि कोई और था, जिसे देखकर वासु ने सोचा कि उसका चाचा ने किसी को हेल्प के लिए रखा होगा। इसीलिए वो कुछ कहे बिना ही घर के अंदर चला गया। वहाँ उस अनजान व्यक्ति ने वासु से पूछा कि वो कौन है और उसे किससे मिलना है। तब वासु ने जवाब देते हुए बोला कि ये उनके चाचा का घर है और उससे अपने चाचा से मिलना है। तो फिर वासु ने अपने चाचा का नाम बताया। ये सुनकर उस अजनबी ने वासु से कहा कि यहाँ इस नाम से कोई भी व्यक्ति नहीं रहता और मैं बचपन से ही इस घर में पला बड़ा हूँ। अब इस अजनबी की उम्र लगभग 60 साल रही होगी और उनकी इन बातों को सुनकर वासु के भी होश उड़ गए थे। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर दोबारा से घर के बाहर गया और उसने उस घर को अच्छे से देखा कि कहीं वो गलत घर में तो नहीं घुस गया। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि बाहर जाकर उसने देखा कि ये वही घर है जिसमें उसके चाचा रहा करते थे। अब ये सब क्या था और कैसे हो रहा था वासु को उसका कोई आइडिया नहीं था। और जब अजनबी ने वासु से कहा कि उसे जरूर कोई गलती हुई है तो तब वो सच्चाई जानने के लिए पड़ोसियों के यहाँ गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि पड़ोसियों ने भी इस अजनबी की बात को सही बताया। ये सब देखने के बाद वासु सीधा शहर की तरफ निकल पड़ा और उसने फैसला किया कि वो अपने पिता के साथ पुलिस लेकर दोबारा से गांव पर आएगा और सच का पता लगाएगा। जब वासु शहर जा रहा था तब उसे रास्ते में एक बार फिर से कोहरा दिखाई दिया, जिसे क्रॉस करके वो शहर पहुंच गया और उसने अपने पिता को सारी कहानी बताई और फिर पुलिस को लेकर दोबारा से गांव गया। मगर इस बार रास्ते में धुंध का कोई बादल नहीं था। साथ ही जो लोग वासु के जाते टाइम पर गांव के करीब नहीं थी वो अभी अपनी जगह अचानक से वापस आ गया, जिसको देखकर वासु को काफी झटका तो लगा, बट उसने इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता गया। अब चलते चलते जैसे ही वो सब लोग चाचा के पुश्तैनी घर में गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तब सामने वासु के चाचा ही थे, जिन्हें देखकर हर किसी के होश उड़ गए। वासु ने इस घटना के बारे में अपने चाचा को भी बताया और धीरे धीरे ये बात हर तरफ फैल गई कि वासु नाम के एक लड़के ने ऐसा कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया है। कई लोग तो वासु को पागल समझने लगे तो कई लोगों का मानना था कि वासु ने नशे की हालत में कोई सपना देख लिया होगा। पर अजीब बात तो ये थी कि वासु और उसके परिवार ने कभी भी कोई नशा नहीं किया था। तो फिर सवाल आता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? कई जानकारों का मानना है कि वासु जिस समय कोहरा को क्रॉस करके आगे बढ़ा होगा तब उस समय वो कोहरा के जरिए पैरेलल यूनिवर्स में चला गया होगा, क्योंकि जो धुंध पहले उसके रास्ते में आया था वो दोबारा पुलिस और वासु के पिता के साथ जाने पर वहाँ पर नहीं था। अब ऑन अ पर्सनल नोट, मुझे इस कहानी पर बिलीव नहीं होता, कॉज इस कहानी के 100% सच होने का एविडेंस या प्रूफ हमारे पास अभी तो नहीं है। बट इटली के ट्रेंटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिससे यह प्रूफ होता है कि मल्टीवर्स वाकई में रियल है। ज्यादातर साइंटिस्ट यही बताता है कि बिग बैंग नाम का धमाका हुआ था और फिर उसके कुछ पल बाद ही यानी 10⁻30 सेकंड्स पर यूनिवर्स एकदम तेजी से बढ़ने लगा, जिसको कॉस्मिक इन्फ्लेशन स्टेज भी कहा जाता है। इसी इन्फ्लेशन की वजह से यूनिवर्स अपने करंट फॉर्म तक एक्सपेंड हो गया।
लेकिन ये यूनिवर्स के फॉर्मेशन का पूरा सच नहीं है। अगर आप इसके पूरे सच को जान जाओगे तो आप यूनिवर्स के फॉर्मेशन के साथ साथ मल्टीवर्स के फॉर्मेशन को भी समझ जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स की फॉर्मेशन की कहानी में ही मल्टीवर्स की भी कहानी छिपी हुई है। कॉस्मोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बिग बैंग होने के जस्ट पहले सारी की सारी नॉन एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस थी, जिसने उस पॉइंट को काफी ज्यादा अनस्टेबल बना दिया था। फिर एक ही झटके में वो एक बड़े धमाके के साथ फट गया, जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। इस धमाके के बाद स्पेस तेजी से एक्सपैंड होने लगा। अब ध्यान देने वाली बात ये थी कि बिग बैंग के तुरंत बाद हमारा यूनिवर्स बना ही नहीं था, और जो चीज तब एक्सपैंड हो रही थी वो सिर्फ खाली स्पेस था, यानी कि स्टार्स, ब्लैक होल्स ये सब तब भी नहीं बन रहा था। मतलब यूनिवर्स के बनने में अभी भी थोड़ा समय और था। बिग बैंग के बाद उस छोटे पॉइंट में मौजूद सारी एनर्जी इस फैलते हुए स्पेस में हर जगह बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होती चली गई। बिग बैंग से निकली इस एनर्जी ने हमारे स्पेस टाइम में कुछ क्वांटम फ्लक्चुएशंस, या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वाइब्रेशंस को जन्म दिया, और फिर इन्हीं जगहों में कई सारे स्टेबल बबल यूनिवर्सेस फॉर्म हुए, मतलब कि मल्टीपल यूनिवर्स फॉर्म हुआ। मगर अब सवाल आता है कि इसका प्रूफ क्या है? वेल, इसी साल इटली के ट्रेंटो यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट जेनिसिनी और उनकी टीम ने 1977 में प्रपोज की गई इस बबल यूनिवर्स थ्योरी को अब रियल लाइफ में प्रूफ करके दिखाया है। दरअसल साल 1977 में अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट सिडनी कोलमैन ने बिग बैंग के बाद हमारे यूनिवर्स के साथ क्या हुआ था इसकी एक थ्योरी दी, जिसके हिसाब से हमारा आज का जो करंट यूनिवर्स है, जो इतना स्टेबल नजर आता है, वो शायद इसलिए इतना स्टेबल है क्योंकि पास्ट में उसने भी एक सिंपल से केमिकल रिएक्शन की तरह एक बड़े अनस्टेबल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लिया था। अमूमन एक सिंपल केमिकल रिएक्शन में भी जब कुछ रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट को बनाना होता है, उन्हें पहले बहुत सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन एक्टिवेट हो सके। इसका अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए तो सिंपल किसी कोल्ड ड्रिंक्स में थोड़ा सा नमक डालकर देखो, उसमें सडनली आपको बबल फॉर्म होता हुआ पहले दिखेगा, फिर उसके तुरंत बाद ही ये फिर से स्टेबल हो जाएगा। यानी इस कोल्ड ड्रिंक में नमक डालने को आप एक एक्टिवेशन एनर्जी भी कह सकते हो। पर जब एक बार उसे एनर्जी मिल जाती है तब वो अपने इनिशियल रूप को छोड़कर, यानी कोल्ड ड्रिंक्स के केस में बबल का फॉर्मेशन कर उससे भी ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट में, यानी कि फिर से नॉर्मल हो जाता है। और शायद हमारा यूनिवर्स भी अब इसी रिएक्शन के बाद नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में चल रहा है। और इसी वजह से सिडनी ने सोचा कि बिग बैंग के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। सिडनी के अनुसार बिग बैंग के बाद हमारा ब्रह्मांड एक फॉल्स वैक्यूम स्टेट में चला गया था, जो कुछ हद तक स्टेबल तो था बट पूरी तरह से नहीं। और इसीलिए जब इस फॉल्स वैक्यूम में मैटर के बीच केमिकल रिएक्शन होने लगा और स्टार्स एंड गैलेक्सी जैसी ये सारी चीजें बनने लगी, तब हमारे ब्रह्मांड में मौजूद मैटर को भी एनर्जी का एक बूस्ट मिला। और उस एनर्जी के पहाड़ को पार करने के बाद वो एक और भी ज्यादा स्टेबल स्टेट, यानी कि ट्रू वैक्यूम में पहुंच गया, जहां प्लेनेट जैसी चीजें एग्जिस्टेंस में आ पाई। मतलब कुछ इस तरह से हमारे आज का ये स्टेबल यूनिवर्स बना। हालांकि इस पूरे एक्सप्लेनेशन में ना तो मल्टीवर्स की बात हुई और ना ही बबल यूनिवर्स की, बट ये जो फॉल्स वैक्यूम से ट्रू वैक्यूम में जाने का सफर है, इसी में मल्टीवर्स की कहानी छिपी हुई है। क्योंकि हमारे यूनिवर्स के पार्टिकल्स के पास बिग बैंग से मिली एनर्जी को लूज करके स्टेबल होने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था। सिंपल बिग बैंग थ्योरी में हमने देखा कि कैसे चीजों ने एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके धीरे धीरे स्टेबिलिटी हासिल करी थी। सिडनी का कहना था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ब्रह्मांड में मौजूद चीजें सिर्फ इसी रास्ते के जरिए स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। लेकिन ये जो कंडीशन है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्वांटम पार्टिकल्स पर अप्लाई नहीं होता। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, क्वार्क्स ये सभी अपने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पर क्वांटम टनलिंग या सिंपली उस एनर्जी के पहाड़ के बीच से एक शॉर्टकट मार सकता है। इन शॉर्ट, जब यूनिवर्स के कुछ शुरुआती पार्टिकल्स ने इस शॉर्टकट के थ्रू स्टेबिलिटी हासिल करी, तो इस चक्कर में उन्होंने अनगिनत बबल यूनिवर्स को फॉर्म कर दिया, जिसके बाद यूनिवर्स का पिक्चर कुछ ऐसा था जिसमें एक ही पॉइंट से ये सारे के सारे बबल यूनिवर्सेस बने, जिसमें हमारा यूनिवर्स भी उन्हीं में से एक बबल था जो अभी भी है। लेकिन अब बात करते हैं हमारे मेन सवाल की कि आखिर ये मल्टीवर्स एक लैब के अंदर कैसे बना। तो इटली के ट्रेंटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में सोडियम गैस को लिया, जो बिग बैंग के बाद वाले इन्फ्लेटिंग स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और फिर उसमें यूनिवर्स के फॉल्स वैक्यूम कंडीशन की नकल उतारने के लिए उन्होंने इस गैस को सुपर कूल किया ताकि वो एक्सट्रीमली स्टेबल रूप ले सके, जिस कंडीशन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी कहा जाता है। समझने में आसानी हो इसलिए हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को शॉर्ट में BC बोलेंगे। अब इस कंडीशंस में एटम्स अपने स्पिन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ अलाइंड होता है,
तो इसीलिए उन्होंने इस गैस को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा ताकि जब हम बिग बैंग की तरह इस लैब यूनिवर्स में भी एनर्जी दे तो उससे बबल यूनिवर्सेस पैदा हो। अब इसी मोमेंट पर बबल यूनिवर्स पैदा करने वाला ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, क्योंकि बबल यूनिवर्स के पैदा होने के पहले जो क्वांटम लेवल पर एनर्जी फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है उन्हें ट्रिगर करने के लिए उन साइंटिस्ट ने इस मैग्नेटिक फील्ड में रखे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बीसी के ऊपर रेडिएशंस की बौछार करना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही इन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी एक फिक्स्ड वैल्यू यानी डेल्टा एफ तक पहुंचती है तो अचानक से उस बीसी में मौजूद कुछ एटम्स बबल बनाते हुए असली बीसी से भी ज्यादा स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है। बट इस दौरान बीसी के कुछ एटम्स फॉल्स से ट्रू वैक्यूम में शॉर्टकट के थ्रू जाते हुए सबूत के साथ देख लिया जाता है। बट ज्यादा स्टेबल स्टेट यानी कि ट्रू वैक्यूम में जाने के लिए रेडिएशन को लो रखना पड़ता है। बट यहाँ पर तो केस पूरा उल्टा ही हो गया, मतलब कुछ एटम्स पर रेडिएशन डालने पर वो और भी लो एनर्जी पर चला गया। बट ये तो वही बात हो गई कि पानी को आग में हीट करने के बाद भी पानी का कुछ पोर्शन और भी गर्म होने की जगह ठंडा हो गया। बट इस मल्टीवर्सल एक्सपेरिमेंट में सारा ट्विस्ट रेडिएशन का नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड का है, जिसे साइंटिस्ट ने शुरुआत में दिया था। मान लीजिए कि आप किसी मैग्नेट के बीच एक और छोटा सा मैग्नेट रखते हो तो उस केस में क्या होगा? छोटा मैग्नेट बिना किसी बाधाओं के तुरंत ही अपने आप को बड़े मैग्नेट के हिसाब से अलाइन कर लेगा, जिससे वो खुद भी उस बड़े मैग्नेट का हिस्सा बनकर स्टेबल हो जाए। पर मान लो अगर हमने एनर्जी लगाकर उसे उल्टी दिशा में घुमाने की ट्राई किया तो ऐसे में क्या होगा? वेल, शुरुआत में तो अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि ये उसके नेचुरल टेंडेंसी के ऑपोजिट है, लेकिन जब एक बार आप उसे पूरी तरह से उलट देते हो तब वो उस बड़े वाले मैग्नेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में दोबारा अलाइन हो जाएगा, जिससे दो स्मॉल मैग्नेट्स फॉर्म होगी। तो साइंटिस्ट ने जब उसे रेडिएशन एनर्जी दी तब उसके कुछ एटम्स मैग्नेटिकली फ्लिप कर गया और पहले से ज्यादा स्टेबल और बबल में ग्रुप हो गया और शॉर्टकट मारने के चक्कर में मल्टीवर्स फॉर्म हो गया। तो कुछ इसी तरह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि इन्फ्लेटिंग स्पेस यानी कि हमारा अंतरिक्ष फॉल्स वैक्यूम से ट्रू वैक्यूम में बबल के रूप में पहुंचता है। बट इस प्रोसेस में जो बबल शॉर्टकट मारकर पहाड़ के बीच में से ट्रू वैक्यूम में जाता है वो इंडिविजुअल यूनिवर्सेस बनाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट आपको कितनी ऑथेंटिक और सही लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक जब भी हमारे यूनिवर्स में किसी ब्लैक होल का जन्म हुआ तब इसके साथ एक बेबी यूनिवर्स भी जन्म लेता है। ब्लैक होल अपने अंदर जिन भी ऑब्जेक्ट्स को निगलता है, ब्लैक होल के दूसरे छोर में एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। और निकोडेम ने यह भी दावा किया है कि ब्लैक होल ही मल्टीवर्स का रास्ता है। नासा के भेजे गए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में शॉकिंग खुलासा किया। हम और हमारा पूरा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर बसा है। इवन 2014 में पब्लिश की गई इस आर्टिकल में मशहूर अमेरिकन फिजिसिस्ट निकोडेम पोप्लास्की ने भी ये दावा किया कि हमारा यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक जब भी हमारे यूनिवर्स में किसी ब्लैक होल का जन्म हुआ तब इसके साथ एक बेबी यूनिवर्स भी जन्म लेता है, जिसे सिर्फ तभी देखा जा सकता है जब कोई ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से गुजरे। दरअसल बिना किसी इवेंट होराइजन के ब्लैक होल का अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि इवेंट होराइजन ब्लैक होल के अंदर और बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज है और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को फील करती है। अगर आप या कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेता है तो उसे ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद सिंगुलैरिटी अपनी ओर खींच लेगी, यहाँ तक कि इस इवेंट होराइजन के करीब समय भी धीमी हो जाती है, मानो धरती की कंपैरिजन में कोई और तरह की घड़ी चल रही हो। कई यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर तो ये दावा करते हैं कि ब्लैक होल अपने अंदर जिन भी ऑब्जेक्ट्स को निगलता है उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट्स हमेशा के लिए खो जाता है और ब्लैक होल के दूसरे छोर में एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है जो इस ब्लैक होल द्वारा निगले गए ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। तो शायद ये मुमकिन हो कि हमारा भी जन्म 4.7 बिलियन साल पहले कुछ इसी तरह हुआ हो। और निकोडेम ने यह भी दावा किया है कि ब्लैक होल ही मल्टीवर्स का रास्ता है। ब्लैक होल स्पेस का एक ऐसा रीजन है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी चीज इससे बच नहीं सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं, जिसका मतलब ये हमारी आंखों से छिपा होता है, लेकिन आसपास मौजूद मैटर्स पर हो रहे इफेक्ट से हम इसे ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ब्लैक होल्स के चारों ओर गैस और डस्ट के घने बादल बेहद तेजी से घूमते हैं जो भारी मात्रा में रेडिएशन एमिट करती है, जिन्हें क्वेज़ार्स भी कहते हैं और जो यूनिवर्स की वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होती है। ब्लैक होल से जुड़ी सबसे फेमस आइडिया को आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी द्वारा प्रिडिक्ट किया गया था। बट क्या आप जानते हो कि एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? हर सितारे के कोर के अंदर हर वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी स्टार के आउटर लेयर को ग्रेविटी की मदद से अपनी ओर गिरने से बचाती है।
और जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन का फ्यूल खत्म हो जाता है तब ग्रेविटी के इनवर्ट फोर्स से बचने के लिए किसी भी तरह की एनर्जी नहीं बचती, और अगर वो सितारा काफी मैसिव हो तो इसका पूरा का पूरा मास अपने आप में ही विस्फोट हो जाता है और वो स्टार बनता है एक ब्लैक होल। एंड वी नो दैट हर ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ जीरो वॉल्यूम और इनफाइनाइट डेंसिटी एग्जिस्ट करती हो। साइंटिस्टों के मुताबिक ब्लैक होल में गिरने वाली हर ऑब्जेक्ट इस सिंगुलैरिटी का पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये एक अकेली सिंगुलैरिटी नहीं है। जी हाँ, ब्लैक होल के अंदर जो हमें देखने को मिली वो यूनिवर्स का इकलौता नहीं बल्कि एक और तरह की सिंगुलैरिटी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग सिंगुलैरिटी। दरअसल हमारा यूनिवर्स हर पल एक्सपेंड हो रहा है और यहाँ मौजूद हर एक चीज एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन 1960 में स्टीफन हॉकिंग ने जब इसी एक्सपेंशन को रिवर्स में इमेजिन करी तो उन्होंने एक अनोखी चीज नोटिस की। सभी मैटर्स करोड़ों अरबों साल पहले बहुत ही छोटे इनफाइनाइट डेंस रीजन में मौजूद होंगे। यानी सिंगुलैरिटी की सिमिलरिटी से ये तो पता चलता है कि एक ब्लैक होल और बिग बैंग के बीच कुछ तो कनेक्शन जरूर है। बस यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी चीजों को अपने अंदर खींचती है, वही बिग बैंग की सिंगुलैरिटी से चीजें बाहर की ओर एक्सपेंड होती है। यानी ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो क्या हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं? पर एक और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट भी यूनिवर्स में मौजूद है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और वो है द व्हाइट होल। ब्लैक होल का बिल्कुल उल्टा व्हाइट होल जो चीजों को बाहर की ओर फेंकती है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी व्हाइट होल के भीतर जाना हो तो उसे लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल करना होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि व्हाइट होल्स में भी सिंगुलैरिटी मौजूद है। तो क्या हमारा यूनिवर्स भी ऐसे ही किसी व्हाइट होल की सिंगुलैरिटी से बना है? अगर इसका उत्तर हाँ है तो इस पूरे यूनिवर्स को बनाने के लिए इतना सारा मैटर इस व्हाइट होल के अंदर कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू सम थियोरीज, ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से जुड़ा होता है। यानी जो सिंगुलैरिटी यूनिवर्स में चीजों को ब्लैक होल के जरिए अंदर खींचती है, वही सिंगुलैरिटी व्हाइट होल की मदद से चीजों को बाहर की ओर फेंकता है। तो क्या ये पॉसिबल है ब्लैक होल में गए सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलकर एक नया यूनिवर्स बना हो? साइंटिस्ट ली स्मॉलिंस द्वारा पब्लिश की गई थ्योरी के अनुसार जब भी कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है तब वो सिंगुलैरिटी का हिस्सा बन जाती है। समय के साथ ऑब्जेक्ट्स को निगलते निगलते सिंगुलैरिटी का मास और साइज बढ़ता ही जाता है। जब उसकी मैटर को एब्जॉर्ब करने की लिमिट क्रॉस हो जाती है तब सिंगुलैरिटी के दूसरे छोर में एक खतरनाक विस्फोट होता है, जिससे जन्म होता है डॉटर यूनिवर्स का। ये नया यूनिवर्स पुराने वाले से इंडिपेंडेंट होगा और उसमें यूनिवर्स फॉर्मेशन की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होगी, जिसमें स्टार्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम और ब्लैक होल्स का निर्माण नए सिरे से शुरू होगा। यही ब्लैक होल फिर से अपने अंदर नए यूनिवर्स को जन्म देंगे और ये साइकिल भी चलता जाएगा। इस थ्योरी के मुताबिक हर एक ब्लैक होल, इनफैक्ट हमने जिस ब्लैक होल की तस्वीर खींची है उनके अंदर पूरा का पूरा यूनिवर्स ही मौजूद है। इससे ये भी समझ आया कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो भी किसी ब्लैक होल के अंदर ही है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बिना किसी प्रूफ के बस एक थ्योरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटिश साइंटिस्ट डॉक्टर रॉजर पेनरोज ने अपने पेनरोज डायग्राम की मदद से 1950 में ही इस थ्योरी का एक मैथमेटिकल और ग्राफिकल प्रूफ दिया था। इसका मतलब ये कि हमारा यूनिवर्स जो 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से पैदा हुआ वो एक्चुअली किसी दूसरे यूनिवर्स के ब्लैक होल से जन्मा था, जिससे ये साफ होता है कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल भी किसी काम को अंजाम दे रहा है। यानी हर एक ब्लैक होल एक यूनिवर्स का बीज है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं यूनिवर्स में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स किसी और यूनिवर्स में जाने का दरवाजा है, यानी कि मल्टीवर्स, जहां फिजिक्स के नियम बिल्कुल अलग और यहाँ तक लाइफ फॉर्म्स भी हमारी धरती से काफी अलग होगी। इस हाइपोथेसिस की एक ही समस्या थी कि ये कल्पना पर आधारित है और इस थ्योरी का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के एस्ट्रोफिजिसिस्ट की एक टीम ने ये दावा किया है कि बिग बैंग की जगह एक ब्लैक होल ने ही ली है। रॉबर्ट मैन नाम के एक मैथमेटिकल प्रोफेसर ने ये थ्योरी बताई कि हम किसी 4th डायमेंशनल ब्लैक होल के अंदर बसे हैं, जो किसी 5 डायमेंशनल सितारे के बुझने से बनी है। साइंटिस्ट सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के निकलने और लगातार बड़े होने की रेट को समझने में जुटे हैं। वही जेम्स वेब टेलीस्कोप भी इसके स्टार फॉर्मिंग एरिया को डिटेक्ट करने में लगे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लैक होल और यूनिवर्स में मौजूद अब तक के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स डार्क मैटर के बीच डायरेक्ट कनेक्शन पाया गया, जिसके सबूत भी मिले कि ब्लैक होल्स आर द सोर्सेस ऑफ डार्क एनर्जी। इसके अलावा एंशिएंट गैलेक्सीज की स्टडी करने पर यह पाया गया कि ब्लैक होल उम्मीद से ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से मेल खाती है। 1990s में ये डिस्कवर किया गया यूनिवर्स में मौजूद हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से लगातार दूर जा रही है। अगर डिटेल्स में समझे तो डार्क एनर्जी हर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी से भी ज्यादा फोर्स से एक दूसरे से पुश करती है, जो आइंस्टाइन द्वारा दिए गए एक आइडिया से रिलेटेड था, जिसे बाद में नकार दिया गया। इस थ्योरी के मुताबिक कैसे 13.8 बिलियन साल पहले हॉट डेंस मैटर और एनर्जी की मदद से हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, जो तब से फैलता और ठंडा होता जा रहा है। बहुत से फिजिसिस्ट की माने तो बिग बैंग के पहले समय ही नहीं था, क्योंकि
क्योंकि बिग बैंग के पहले समय की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए इसका भी जन्म बिग बैंग के विस्फोट के बाद ही हुआ। वही कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के विस्फोट से नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल से पैदा हुआ। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 1973 में रशियन फिजिसिस्ट इगोर नोवाकोविच ने इंट्रोड्यूस किया, जिसे बाद में कई बड़े वैज्ञानिक जैसे ली स्मॉलिन और स्टीफन हॉकिंग ने सपोर्ट किया। अब इतना सब जानने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या सच में हमारा ये विशाल यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर समाया है या ये सब साइंटिस्ट द्वारा की गई कई बेसलेस थ्योरीज है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आज की मॉडर्न साइंस भी यही मानता है कि मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका वर्णन हजारों साल पहले लिखी गई हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे भगवत पुराण में भी मौजूद है। साइंटिस्ट एलन जी के अकॉर्डिंग बिग बैंग की ही तरह इस ब्रह्मांड में हजारों बिग बैंग हो चुका है, और जब ऐसा हुआ ठीक उसी समय एक फॉल्स वैक्यूम यानी कि स्पेस में एक खालीपन हुआ करता था जो काफी तेजी से फैलता गया। और यही जो फॉल्स वैक्यूम है वो तब से लेकर आज तक हर पल अनगिनत बबल यूनिवर्सेस का निर्माण कर रहा है, और हर बबल में अपना खुद का एक बिग बैंग धमाका हो रहा है, जिसके साथ एक इंडिविजुअल यूनिवर्स के जन्म का कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जा रहा है। सनातन धर्म में यह कहा गया है कि अलग अलग ब्रह्मांड के जो निर्माण हुए उसमें गर्भोदकशाही विष्णु तत्व होते हैं, जिनके नाभि से ये बबल यूनिवर्सेस फॉर्म हुए, और इन बबल के हर यूनिवर्स के विष्णु अलग अलग होते हैं। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ऐसी मल्टीवर्सल कहानियां हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स आज के मार्वल और डीसी की मूवीज से काफी मेल खाती है, और श्रीमद् भगवद गीता में एक ही टाइम पे बहुत सी यूनिवर्सेस एक ही साथ एग्जिस्ट करने का जिक्र है। साइंस ने आज तक मल्टीवर्सल यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट्स को प्रूफ नहीं किया है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस को नकारा भी नहीं। यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी काकभूषणी का जिक्र है, जो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें यह वरदान था कि वो समय और स्पेस के बाहर जाकर उसके बनने और बिगड़ने के साइकिल को देख सकते हैं। इसी पावर के जरिए उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा, और हर बार उन्हें काफी कुछ अलग दिखाई दी। यहाँ काकभूषणी का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि जिस मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम डायलेशन की बात वेस्टर्न साइंस में की जाती है और इंटरस्टेलर जैसी फिल्में बनकर पूरी दुनिया को चौंकाया जाता है, उस मल्टीवर्स थ्योरी की बातें मॉडर्न साइंस और एस्ट्रोनॉमी में कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है, जबकि उनके बारे में भारत के प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका है। भगवत पुराण के स्कंद 11 अध्याय 16 और श्लोक 39 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने ब्रह्मांड में मौजूद सभी परमाणुओं को गिन सकता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा बनाया गया ब्रह्मांड इतना ज्यादा है कि उन्हें गिन पाना नामुमकिन है। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मदेव को मल्टीवर्स दिखाकर चौंका दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लेने के बाद अपनी लीलाओं से सबका दिल जीत लिया, लेकिन ब्रह्मा जी को उनके विष्णु अवतार होने पर संदेह था। अब उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मदेव कृष्णा के मित्रों को ब्रह्मलोक ले गए। अब ब्रह्मलोक पहुंचते ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से धरती पर देखा तो वहाँ पे अभी भी उनके वही मित्र मौजूद थे जिन्हें वो अपने साथ लाए थे। धरती पर वापस जाने के बाद जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से इस बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया कि आप सिर्फ इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता है, इसके अलावा भी हजारों लाखों ऐसे ब्रह्मांड मौजूद है। और फिर ब्रह्मदेव के सामने ऐसे हजारों ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया, जिनमें से किसी के 10 तो किसी के 100 तो किसी के 1000 सर थे। और चौंकाने वाली बात ये थी कि वो सारे अलग अलग ब्रह्मांड के थे। इसके अलावा योग वशिष्ठ ग्रंथ में एक और कथा है जहाँ वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को लीला नाम के एक स्त्री की कथा सुनाई, और ये कथा किसी मॉडर्न साइफाई मूवी से कम नहीं, क्योंकि इसमें आपको मल्टीवर्स, एलियंस, क्वांटम एंटेंजलमेंट और टाइम ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलेगा। वैसे इस कथा के अनुसार कई युग पहले पद्म नाम के एक राजा और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम लीला था। लीला अपने पति पद्मा से बेहद प्रेम करती थी और वो ये चाहती थी कि उनके पति की कभी मृत्यु ही ना हो, इसीलिए वो माँ सरस्वती की उपासना करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर माँ सरस्वती ने उसे वरदान दिया, उसके पति की अगर मृत्यु हो भी जाती है तो पति की आत्मा हमेशा उसके पास ही रहेगी। लेकिन एक दिन लड़ाई में राजा पद्मा की मृत्यु हो गई, पर वरदान के अनुसार उनकी आत्मा वहीं पर रही। पर उनके शरीर के मृत्यु होने के कारण लीला पति के शोक में उदास जीने लगी, जिसके कुछ दिनों बाद लीला फिर से माँ सरस्वती की आराधना करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर माँ सरस्वती वहाँ पर प्रकट हुई। तब लीला ने उनसे अनुरोध किया कि उनके पति को वो जिंदा कर दे। इस पर माँ सरस्वती उन्हें समझाती है कि राजा पद्मा जिंदा है, लेकिन अलग शरीर और अलग ब्रह्मांड में। फिर वो लीला को अपने पति के जन्म के पहले की कुछ सच्चाई बताती है।
जिसमें कि एक ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। दोस्तों ध्यान में रखना कि ये जो कहानी बोल रहा हूँ वो लीला के पति के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो माँ सरस्वती ने बोला कि उस ब्राह्मण को राजा बनने का बेहद शौक था, लेकिन इच्छा पूर्ण होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। जब उनका आत्मा बाहर आया और क्योंकि उनके मन में राजा बनने की इच्छा थी, तो इस आत्मा ने जो नया सपना देखा उसमें उन्होंने अपने आप को राजा के रूप में पाया। और ये जो राजा था वो तुम्हारे पति पद्मा ही थे। अब राजा पद्मा की भी मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा अब तुम्हारे पास है। तो वो आत्मा एक नया सपना देख रहा है जिसमें वो राजा विदुरथ बनकर किसी दूसरे ब्रह्मांड में घूम रहा है। और ये एक ही जीव के अनगिनत सपने हैं जो एक साथ घट रहा है, जिसका मतलब सपने के अंदर कोई सपना देख रहा है और उस सपने के अंदर भी वो इंसान सपना देख रहा है। बिल्कुल यही एग्जैक्ट चीज इंसेप्शन मूवी में दिखाया गया था। फिर माँ सरस्वती लीला को लेकर अलग अलग ब्रह्मांडों में घूमती है, जहाँ लीला खुद को और अपने पति को इन ब्रह्मांडों में नए नए जीवन गुजारते हुए देखती है। और उन्होंने ये भी देखा कि हर ब्रह्मांड को अलग अलग ब्रह्मा द्वारा चलाया जा रहा है, यानी जो मल्टीवर्स की थ्योरी है वो इससे बिल्कुल मिलती जुलती है। और हर ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे धरती पर जीवन के मिलने की घटना एलियंस की ओर इशारा करती है। अगर साइंटिफिक वे में देखे तो हमारे मिल्की वे में 1700 करोड़ धरती जैसे घर है। अब ऐसे में एलियंस की मौजूदगी को ठुकराना बच्चों वाली बात होगी। यानी हमारे यूनिवर्स का बनना एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि दूसरी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, दूसरे यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं। और यही से इन्फ्लेशन थ्योरी का जन्म हुआ। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स छोटे छोटे एनर्जी स्ट्रिंग से बनी है। और साइंटिस्ट के अनुसार इस चीज की हाई पॉसिबिलिटी है कि बाकी सभी क्वांटम यूनिवर्सेस ठीक उसी जगह मौजूद है जहाँ पर इस वक्त हम और आप मौजूद है, लेकिन एक इनफाइनाइट डायमेंशन वाले क्वांटम हिल्बर्ट स्पेस में मौजूद होने के कारण हम हमारे आसपास मौजूद दूसरे यूनिवर्स को देख ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस यूनिवर्स में स्टोरीपीडिया की वाली वीडियो देख रहे हैं तो वही एग्जैक्ट पोजीशन में दूसरे यूनिवर्स वाला आप स्टोरीपीडिया की कोई दूसरी वीडियो देख रहा होगा। बस फर्क उतना ही है कि क्वांटम हिल्बर्ट स्पेस में होने की वजह से एक ही पोजीशन में होने के कारण आप अपने आप को नहीं देख सकते। और अगर कभी हमने इस क्वांटम हिल्बर्ट स्पेस में देखने की पावर हासिल कर ली तो हमें अपने आसपास हर जगह बस हम ही हम दिखाई देंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि जगह तो एक ही होगा पर यूनिवर्सेस अलग अलग होंगे। पैरेलल यूनिवर्स की तरह टाइम पैराडॉक्स भी एग्जिस्ट करता है, जिसका सबूत भी प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में पाया गया है। सत्ययुग में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था काकुदमी। उसकी एक बेहद ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम था रेवती। राजा काकुदमी को अपनी बेटी के लिए एक योग्य पति की तलाश थी, लेकिन पूरे संसार में उसे कोई भी अच्छा वर नहीं मिल रहा था। तब उसने सोचा कि ब्रह्मदेव तो सृष्टि करता है, उनके पास इसका हल तो जरूर होगा। इसीलिए वो सफर कर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मदेव से कहा कि हमारे संसार में कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, अगर आपकी नजर में कोई हो तो प्लीज बताइएगा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा, आप अभी ब्रह्मलोक में है, जब तक आप यहाँ पर है तब तक धरती लोक पर काफी साल बीत चुका है और जब आप वापस लौटेंगे तब शायद सदियां बीत चुकी होगी। इससे ये साबित होता है कि कैसे अलग अलग जगहों पर समय की रफ्तार अलग अलग होता है। 100 साल पहले आइंस्टाइन ने इसी चीज को साबित किया था। यानी अगर हम एक ऐसा स्पेसशिप बना ले जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके तो समय को अपने अकॉर्डिंग धीमा किया जा सकता है। इसके अलावा आइंस्टाइन ने यह भी दावा किया कि ब्लैक होल के पास टाइम एक्सट्रीमली स्लो चलता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में कर्वेचर का निर्माण करती है, लेकिन ब्लैक होल के मामले में ये कर्वेचर बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए नॉर्मल स्पेस में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जितना समय लगेगा, वही सेम चीज ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम में आए कर्वेचर के कारण इन पॉइंट्स के बीच की दूरी बढ़ने के चलते समय काफी ज्यादा लगेगा। इसके अलावा आइंस्टाइन ने यह भी बताया था कि लाइट की स्पीड हर कंडीशन में कांस्टेंट ही रहता है। इसीलिए जब ये लाइट स्पेस टाइम की उस कर्वेचर से होकर गुजरती है तब लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए समय ऑटोमेटिकली धीमा हो जाता है। साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² की थ्योरी दी थी, जिसमें ये बताया गया कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन सभ्यता के लोगों को इस फॉर्मूला के बारे में हजारों साल पहले ही पता था। भारत की कई प्राचीन ग्रंथों में ये लिखा गया है कि हमारा ये विशाल ब्रह्मांड कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी का ही एक रूप है, जिसे शक्ति कहा गया है। इसी तरह हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हम इस चीज को साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करता है। और इसका जीता जागता उदाहरण इस घटना से साबित होती है। 9 सितंबर 2009 जेम्स रिचर्ड नाम के एक अमेरिकन शख्स के साथ एक घटना हुई। इस दिन जेम्स अपने कुत्ते के साथ
कैलिफोर्निया के डेल पुएर्तो कैनियन रोड से गाड़ी चलाकर गुजर रहे थे। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद जेम्स ने गाड़ी साइड में पार्क करके आराम करने का सोचा और अपने कुत्ते को बाहर छोड़ दिया ताकि वो इधर उधर घूम सके। पर झाड़ियों में खरगोश को देखकर जेम्स का कुत्ता अचानक उसके पीछे भागने लगा। कुत्ते को दूर भागता देख जेम्स भी मजबूरन कुत्ते के पीछे भागा। पीछा करते करते जेम्स ने आसपास के रास्तों पर ध्यान नहीं दिया और अचानक फिसलकर एक खड्डे में गिरकर बेहोश हो गया। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि जब उसे होश आया तो वो किसी अंधेरे गड्ढों में होने की जगह एक साफ सुथरे रूम में लेटा हुआ था। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और आसपास की चीजों को देखकर कोई शहर जैसा लग रहा था। लेकिन जिस जगह वो गड्ढे में गिरा था वो इलाका काफी सुनसान था और आसपास कोई घर भी नहीं था। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि शायद जेम्स को किसी ने गड्ढे से निकालकर अपने घर ले गया और उसका इलाज किया, पर रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर जो हुआ उसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। जेम्स उसके साथ हुए हादसे के बारे में सोच ही रहा था कि एक शख्स उसके कमरे में आ गया और फिर उसके पास बैठ गया। इससे पहले कि जेम्स उसको कुछ पूछता, उस शख्स ने अपना नाम जोन्स बताकर अपना परिचय दिया और आगे जोन्स ने जो कुछ भी बताया उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। जोन्स ने बताया, अभी तुम उस जगह से बस कुछ ही मीटर दूर हो जहाँ पर तुम गिरे थे। जिस पर जेम्स ने कहा कि मैं जिस जगह गड्ढे में गिरा था वहाँ तो आसपास कई किलोमीटर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, पूरा इलाका सुनसान था। ये सुनते ही जोन्स पूरा किस्सा समझ गया। जोन्स ने कहा कि इस समय आप अपने ब्रह्मांड में नहीं है बल्कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में आ गए हैं। और इस बात को एक्सप्लेन करते हुए जोन्स ने बताया कि उनके ब्रह्मांड में पैरेलल यूनिवर्स में सफर करना बहुत ही आसान टेक्नोलॉजी है और ये स्पेस टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा असरदार है। जेम्स को ये सारी बातें किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन जब दोनों ने कई घंटे साथ में बिताया और एक साथ ब्रेकफास्ट किया तब उन्हें ढेर सारी बातें समझ आई। सरप्राइजिंगली उस दूसरे यूनिवर्स में केचप लाल रंग की जगह पर्पल रंग का था। लेकिन जेम्स ने जब इस घटना को दुनिया के सामने पेश किया तो सबने उसका मजाक उड़ा दिया और इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताया। लेकिन तब जेम्स ने एक ऐसा सबूत दिया जिसे देख सभी को उसकी बातों पर यकीन आ गया। जेम्स का कहना था जब उन दोनों की बात म्यूजिक पर हुई तब उन्हें ये पता चला कि बीटल्स बैंड, जो बहुत मशहूर अमेरिकन म्यूजिक बैंड था, वो हमारे यूनिवर्स में उनके मेंबर्स कुछ पर्सनल कारणों की वजह से अलग हो गए थे। लेकिन उस दूसरे यूनिवर्स में इस बीटल बैंड्स के सारे मेंबर्स कभी बिछड़े ही नहीं थे और उन्होंने कई सारे गाने रिकॉर्ड भी किए थे। लोग तब और भी हैरान रह गए जब जेम्स ने बीटल्स बैंड का गाया एवरीडे केमिस्ट्री नाम के एक एल्बम का जिक्र किया जो इस बैंड ने हमारे यूनिवर्स में कभी गाया ही नहीं था। बीटल्स बैंड का एग्जाम्पल ऐसा था जिसे सुन पूरी दुनिया इस बात पर यकीन करने पर मजबूर हुई कि सच में जेम्स ने पैरेलल यूनिवर्स को एक्सपीरियंस किया था। जेम्स की बताई गई बात से यही लगता है कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाना पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि किसी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कारण जेम्स जिस गड्ढे में गिरा था वो अचानक दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ गया हो, जिस कारण वो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया। और ये बात भी सच है कि दूसरे यूनिवर्स में लोग बड़ी आसानी से अलग अलग यूनिवर्स में सफर कर सकते हैं। तो जरा इमेजिन कीजिए कि इस बात की कितनी हाई चांसेस है कि हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग घूम रहे होंगे जो हमारे ब्रह्मांड के नहीं बल्कि किसी दूसरे यूनिवर्स से आया हो। तो इस वीडियो में हम 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। तो इस मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।